गौरी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज बहुत दिनों बाद वी आर अगेन गोइंग टू हैव दिस होल डिस्कशन। सबसे पहले मैं वॉर के बारे में शुरू करना चाहती हूँ। अब तक तो बहुत अपडेट आ गई। हमने पहले सोचा था कि ईरान टिक नहीं पाएगा सिंस ट्रम्प और इसराइल के पास बहुत पावर है एक साथ। अगर आप मिलिट्री पावर देखो, आप वेपन के वाइज देखो, न्यूक्लियर पावर देखो, वैस ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ईरान ने पूरी वॉर को चेंज करके एक ऑयल वॉर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद से स्टेट ऑफ हॉर्मोज की टेंशन आ गई, फिर अभी डियागो गार्सिया की टेंशन आ गई। तो इन सब चीजों के बाद से आई थिंक ट्रम्प अब उनका जो पल्ला है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रम्प जिस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनका लॉसेस हो रहा है, जिस हिसाब से तिरमिला रहे हैं और उनके एलाइज भी सामने नहीं आ रहे, उससे यही पता चल रहा है कि इवन इफ ईरान के पास कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने एकदम टक्कर की कंपटीशन दी है यूएस को। अब हमने रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया है ट्रम्प की तरफ से कि अमेरिका अब इस वॉर को रैप अप करने वाली है। सो इस वॉर का एंड आपको कितना दूर दिख रहा है? क्योंकि यूएस तो कुछ नहीं कह रहा है अभी। यूएस तो कह रहा है कि मैं रैप अप कर दूंगा, लेकिन इसराइल बार बार बम्बार्डमेंट्स कर रहा है, जिसके चक्कर में फिर ईरान बम्बार्डमेंट्स कर रहा है। अभी हमने कल रात की रिपोर्ट्स देखी कि इसराइल में फिर से नए बम्बार्डमेंट्स हुए, जिसमें कम से कम 64 लोग आसपास मर गए और ये सब कुछ। तो क्या होने वाला है? इस वॉर का एंड गेम क्या है? शिवी, पहली बात तो धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन डिस्कशंस में पार्टेक करने। देखिए, ये हमारी रियलिटी है। अब ये हमारे चूल्हों तक पहुंच चुकी है, तो हमें फर्क पड़ना चाहिए। इससे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारा ट्रेड कनाडा के साथ कैसा रहेगा, यूएस के साथ कैसा रहेगा, वेनेजुएला ऑयल आएगा नहीं आएगा, ईरान और गल्फ नेशंस के साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहेंगे, ये सब इस वॉर से डिटरमिन होगा। यहाँ तक कि शादी ब्याह, चूल्हे चौके, सब चीज इफेक्ट होंगे। हर घर में चावल दाल का जो भाव है वो इस वॉर से इफेक्ट होगा। मेरी प्रिडिक्शन की ये वॉर 1 महीने में खत्म हो जाएगी, वो गलत साबित हो रही है। मुझे अब लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हो कि ईरान वॉर को ऑयल वॉर की तरफ लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको नब्ज पता चल गई है दुनिया की, और इसी वजह से एग्जैक्टली। नाटो एलाइजर वो इस वॉर में कूद नहीं रहे। उनका दूसरा रीजन बहुत सिंपल है कि ट्रम्प ने उनसे फालतू की पंगेबाजी की थी। अब आप ट्रम्प की पॉलिटिक्स को समझिए। मैं रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प हैज बीन कॉल्ड अ बॉन्ड सेल्समैन। वो ऐसे जो वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रिमेंडस, वंडरफुल, जो एक एक्स्ट्रा, जिसको आप एडजेक्टिव्स बोलते हो कि ऐसे खत्म हो जाएगी वॉर, हम लोग ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ट्रम्प पे अब दुनिया का कोई भी लीडर आंख मूंद के विश्वास नहीं करता। दे टेक हिज वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब ये है, ये ट्रम्प की बातें जो हैं वो मापी जाती हैं बाकी व्हाइट हाउस के क्या लोग बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्या बोल रहे हैं। पीट हेग्सेथ को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है सेक्रेटरी ऑफ वॉर होते हुए, क्योंकि वो बहुत उग्र तरीके के भाषण देते हैं। तो कुछ ही लोग हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी बात का अब दम रह गया है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 साल में अपने आप को एक बड़बोली एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पेश किया है कि आपको लग रहा था कि नाटो के अलाइज आप कैसे भी बात करोगे उनसे, आप कितने भी मैसेजेस लीक कर दोगे, वो आपके जब आप बुलाओगे वो आ जाएंगे, लेकिन नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैंने हमेशा ये बोला है शिवी, ये इंसानी रिलेशंस है, इसमें दिलों को ठेस एग्जैक्टली। पहुंची है। ट्रम्प ने जैसे जियोपॉलिटिक्स चलाई है, जैसे दुनिया की अभी रूपरेखा चल रही है, कई लोगों ने इसको एक्सटीन फाइल्स से कनेक्ट किया कि उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रम्प ने ये वॉर लड़ी थी। इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, बट आपके और मेरे जैसे लोग इस वॉर से इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वॉर का अंत तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी है कि ये वॉर यूएस के हाथ से अब जा चुकी है। ईरान ने फुल एग्जैक्टली। कंट्रोल ले लिया। इसराइल के उग्र करने पे ट्रम्प ने एक्शन लिया। ट्रम्प को एनी विच वेज एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। और मैंने हमेशा मेंटेन किया कि जेलेंस्की और नेतन्याहू जैसे लीडर्स इसलिए लीडर्स है क्योंकि उनके देश में वॉर्स चल रही हैं। जिस दिन ये वॉर्स खत्म हो एग्जैक्टली। जाएंगी, एज वेरी लीडर्स ट्रू। रेलेवेंट, इसलिए ये वॉर तो चलती रहेगी इसराइल की तरफ से। अमेरिका इससे पीछे हटने की कोशिश करेगा, हट पाएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका इसमें काफी नेक डीप जा चुका है। ईरान जितना कर सकता है वो अपने पे वार झेल भी रहा है, वो उल्टे ज्यादा वार कर भी रहा है। इसराइल भी, क्योंकि गाजा में ऑलरेडी इतना ज्यादा मैसेकर हो चुका है, उसके बाद उनकी पूरी पॉलिटिक्स, उनके पूरे जो रीजन है वो इसी चीज पे थ्राइव कर रहा है कि हम जूस को अपना वजूद बचाना है। तो अब ये वॉर रिलीजन की हो चुकी है, अब ये वॉर ऑयल पर जा चुकी है। कहाँ हमारी दुनिया एआई की तरफ जा रही थी कि डेटा जो है दैट इज द न्यू ऑयल, लेकिन
ऑयल इज द न्यू डेटा, अब एनालिस्ट्स ये बोल रहे हैं। तो बड़ी ही भयात्मक स्थिति हो गई है, और पिसते आपके और मेरे जैसे लोग ही हैं, जो कोविड में भी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी हुआ था, और अब वॉर के टाइम पे भी आपके और मेरे जैसे लोगों को ही सफर करना होगा। ट्रम्प के व्हाइट हाउस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके नलकों से तेल नहीं आता है, लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है, जो एलपीजी आता है, वो जरूर इफेक्ट हो रहा है इस वॉर की वजह से। पर गौरी, यहाँ पे ना एक चीज देखने लायक है कि ट्रम्प के व्हाइट हाउस में भले ही कोई दिक्कत ना आ रही हो, पर यूएस की जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो रही है इस टाइम पर। अगर आप इस पूरे वॉर को समझिए तो इस पूरे वॉर में यूएस का बहुत लॉस हो गया। वो यूएस के जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने जब से वो शासन में आए हैं, उन्होंने सिर्फ दो चीजों से पैसा कमाने की कोशिश की है। पहले वेपन, दूसरा ऑयल। अब वेपन बेच तो पा रही है वो, चलो वेपन से, पर कितना ही पैसा आ जाएगा। यूएस के जो छोटे छोटे इश्यूज है, इंश्योरेंस इशू है, इन्फ्लेशन इश्यूज है, पूरा उनका जो बाजार है वो वॉर में होने की वजह से ठप पड़ गया है। प्लस लोग वहां पे इतने प्रोटेस्ट के लिए आ गए, क्योंकि वहां पे तो जैसे हमारे इंडिया में तो बच्चे अगर 19 साल के होते हैं या 20 साल के, 22 साल के, 30 तक तो लोगों को यहाँ पे घर से पैसे मिलते हैं। बट वहां पे वेस्टर्न कल्चर में तो ऐसे है नहीं, वहां पे तो 18 साल की उम्र में बच्चों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। लेकिन वो सारे जो स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, जो लेबर क्लास है, वो बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ट्रैश डाउन हो चुकी है। अभी मैं रिसेंटली डेटा पढ़ रही थी गौरी, तो उसमें एक वीक में अराउंड आप देखोगे कि 12 बिलियन के आसपास इस वॉर में मतलब लग चुका है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तो मोस्टली यही सोच रहे हैं कि कितना हो सके उतना डिफेंस में लगाता जाऊं, इस नाम पर कि वॉर चल रही है। तो इससे यूएस को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो रहा है। इफ आई में से दैट कि इंडिया से ज्यादा इस टाइम पे यूएस का लॉस हो रहा है, क्योंकि यूएस के पास तेल तो भरा हुआ है, पर वो ना आगे बेच पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। एनर्जी रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, उसको भी मिडिल ईस्ट से आ नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस के साथ तो खात्मा हो ही रहा है। प्लस आपको मैं चाहती हूँ कि आप इस पे फोकस करिए कि इसराइल के साथ क्या बुरा हो रहा है इस टाइम पर। इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी चली थी कि अब उनकी शायद मौत हो गई है, ये वो। पर हालांकि वो कंट्रोवर्सी ही रह गई। इसराइल कब तक ये वॉर कंटिन्यू करेगा? देखिए शिवी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ट्रम्प के पैसे कमाने का एक तरीका टैरिफ्स था, जो उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ्स लगाए एग्जैक्टली। थे अप्रैल हाँ। 2 के दिन। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको झटका दिया है, उसको क्रैक डाउन करके कि ये मतलब अनजस्टिफाइड है। इंडिया की डील होल्ड पर जा चुकी है, बहुत देशों ने डील्स होल्ड पर डाल दी हैं। हार्वर्ड तक तक अफना तफरी में इंडिया आए हैं पीयूष गोयल से मिलने के लिए। पहले ऐसा दबदबा था यूएस का कि सब व्हाइट हाउस जाके अपनी तशरीफ पेश करते थे। अब यूएस जो है वो बाकी देशों के पास जाके गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उनके लीडर्स को भी समझ आ रहा है कि हमारी राजनीति इस तरीके से हमको दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं चलने देगी। तो इजराइल की राजनीति, जैसे मैंने आपको समझाया, कि वॉर पे ही बेस्ड है, चाहे वो 2023 से जो हमास के अगेंस्ट वॉर चल रहा है, अब उनको एक नई वॉर ईरान के अगेंस्ट मिल गई है। ईरान और इसराइल एनी विच वेज लास्ट ईयर से कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि ईरान पैलेस्टीनियंस की आबरू के लिए कूद गया था इस वॉर में। मुसलमान जो एग्जैक्टली। हाँ। मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसके लिए वो कूद गए थे। लेकिन अब ये वॉर बहुत इंटेंसिफाई हो गई है, जिसमें गल्फ रीजन्स, जो सऊदी हो गई, यूएई हो गए, जहां पे भी यूएस के वो थे, वहां पे उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो अब ये वॉर इसराइल से बढ़कर यूएस पे डायरेक्ट अटैक की हो गई, क्योंकि खामेनी को मरवाने में यूएस ने इसराइल को सपोर्ट किया। यहाँ पे इस वॉर में फायदा तो बहुत हो रहा है इसराइल को, क्योंकि उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक ग्रेटिफिकेशन की तरफ जा चुकी है कि हमारा दुश्मन मर गया। लेकिन साफ बात यह है शिवी, कि किसी के दुश्मन मरने से किसी की रोटी नहीं चलती है। आप एक दिन सुकून मना सकते हैं, 10 दिन खुश रह सकते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल विल पावर जस्टिफाई हो गया। लेकिन इकोनॉमी आपके विल पावर और इमोशंस पे नहीं रन करती है। हम देखते हैं कि जो देश इमोशनल हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं ना कहीं तक इंडिया, वो डेवलपमेंट में पीछे रह गए। ट्रांस अटलांटिक ने इसलिए एडवांसमेंट की क्योंकि वो प्रैग्मेटिक थे। दुबई में इतनी एडवांसमेंट इसलिए हुई क्योंकि वो लोग प्रैग्मेटिक थे। अब वो भी इस वॉर में घसीटे गए हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा है हम एआई पे फोकस करें कि हम वापस ये तेल बारूद इन सब में घुस जाएं। तो जिन देशों की राजनीति बंटवारे पर डिपेंड करती है, उन देशों को बहुत फायदा हो रहा है। रशिया यूक्रेन की डिस्कशन स्टॉल हो गए, क्योंकि पुतिन ने सीधे ट्रम्प को एक तरीके से खिल्ली उड़ाते हुए बोल दिया है कि जब तुम ये वाली वॉर सुलटा लोगे, उसके बाद हमारे वॉर को मीडिएट करने आना, अभी तुम्हारे से तुम्हारी वॉर नहीं संभल रही है। तो ट्रम्प ने हिस्ट्री में जाना तो था ही, वो मन बना के बैठा था या तो मैं नोबेल जीतूंगा या मैं वर्ल्ड वॉर करवाऊंगा। और उसने उस तरफ डायरेक्शंस में स्टेप्स तो ले लिए,
लेकिन 2 मिनट ये भी नहीं सोचा कि इसराइल का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि इसराइल के भी लोग आपके मेरे जैसे हैं, वो लोग भी सफर करेंगे, क्योंकि वीजास पे बैन लगेगा, उसके अलावा उनके अपने देश कर की रही है इन्फ्लेशन वो सफर। में सब कुछ डाउन जाएगी। यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर रही है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर सकता था, लेकिन यूएस के लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। कई लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि उनका क्या रिलीजन है, क्या जेंडर है। जिस बेस पे राइटिस्ट बांटना चाहते थे, मागा मूवमेंट चल रहा था, मागा मूवमेंट के कई लोगों ने इस वॉर को गलत करार दिया है, तो ट्रम्प अपना जो बेस है उसको भी धीरे धीरे खो रहे हैं। तो ये वॉर यूएस के तो बिल्कुल फेवर में ने से ट्रम्प ने आके नेतन्याहू पे इल्जाम भी लगा दिया था। नेतन्याहू ने पलट के जवाब भी दिया था कि ट्रम्प की बातें आप ज्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए, वो कब क्या बोलते हैं हमें भी नहीं पता रहता। और पूरे दुनिया में ये माहौल है कि ट्रम्प किस करवट उठेगा नहीं पता। तो ऐसे पॉलिटिक्स का अंत जो है वो अजीत डोभाल का एक स्टेटमेंट आया था, फिर इंडियन मीडिया में उसको दबा दिया गया था कि हम 4 साल रुक जाएंगे, जब आपकी पॉलिटिक्स सोबर हो जाएगी तब हम डील्स करेंगे, तब हम अपने रिलेशन ठीक कर लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था शिवी, कि देश बरकरार रहता है, लीडर्स बरकरार नहीं रहते। इन लीडर्स की एक टाइम स्पैन है, लेकिन देश जो है वो सालों सालों से चल रहे हैं, डेकेड्स एंड सेंचुरीज। तो एक ट्रम्प के आने से इतिहास की रेखा टेढ़ी तो हो सकती है पर बदल नहीं सकती, ये मेरा मानना है। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है। और इस वॉर का जो कंक्लूजन और जो चीजें हैं, इसराइल तो नहीं रुकेगा अभी, ये बात तो तय है। हम्म। इसराइल को जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज नहीं करेंगे सैंक्शंस या टैरिफ के थ्रू, तब तक तो इसराइल नहीं रुकेगा। इनफैक्ट गाजा हम्म। और इसराइल की वॉर के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को ही सामने आना पड़ा था। लेकिन इस बार मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि नाटो ने अपना पूरा हाथ पीछे खींच लिया है। नाटो अलायंसेस ने साफ साफ बोल दिया कि इस वॉर के अंदर मैं तो तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ट्रंप ऑलरेडी उस बात पे बहुत गुस्सा है। अब बिना नाटो हेल्प के और बिना डिफेंस टाइज के ट्रम्प के पास अब रास्ता तो यही बस बचता है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फेंक दे या फिर कुछ तो ऐसे ही कर दे कि इस पूरा ही सब खत्म हो जाए। पर वो आप कर नहीं सकते ना, लॉसेस तो आपके ही होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वॉर का एंड जल्दी ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने टेकने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें नई आती हैं। अभी तक तो सब चीजें शांत ही चल रही हैं। एक और चीज मुझे इधर एक चीज समझ में आ रही है कि इंडिया के ऊपर इफेक्ट कैसे कम होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे हाथों से क्रूड ऑयल गया, तो चलो अब ईरान के क्रूड ऑयल भी हम ले सकते हैं, तो हम फिर भी एक ठीक पोजीशन पे हैं। उसके बाद से गैसेस चले गए, एलपीजी की अभी भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि दिक्कत सॉल्व ही हो गई है। अब हमारे पास जो प्रीमियम पेट्रोल है वो भी 2% महंगा हो गया है। तो इससे ज्यादा और क्या क्या इफेक्ट आ सकता है इंडिया के ऊपर, और इंडिया इस पॉसिबल टाइम में क्या कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान ने हमारा साथ दिया, उसके बावजूद भी इंडिया उसका साथ नहीं दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अलायंसेस के साथ रहना चाहिए। अब आप ये भी तो समझिए कि अगर वॉर हो भी गई, तो हमारा सिर्फ एक फॉरमोस्ट अलायंस तो रशिया है, वो तो खुद ही वॉर में है। तो हमें एंड में तो इसराइल और यूरोपियन यूनियन के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए और इंडिया को क्या मेजर्स लेने चाहिए? देखिए शिवी, मैंने हमेशा से मेंटेन किया है कि इंडिया की पॉलिटिक्स चाहे नेहरू के टाइम से हो या चाहे अभी मोदी के टाइम पे भी हो, हम चाहे कितना भी इसराइल की विजिट पर जाएं, कितना भी यूएई हमसे मिलने आए, हमारे रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं और हमारे रिलेशन नेतन्याहू और इसराइल से भी अच्छे हैं। हमारे जो रिलेशन है वो यूएस से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं। हमारा सिर्फ एक रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ खराब है, क्योंकि एक टेरर फंडिंग जो होती है उसके अगेंस्ट हम लोग बोलते हैं। हमारा कोई अगेंस्ट नहीं है इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड से। हम गल्फ नेशन से कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राइजेस मिले हैं। तो इंडिया एक स्टांस नहीं लेगा, पर इंडिया सफर कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे एलपीजी सप्लाईज अटक रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि कनाडा से रिलेशंस बनाने का टाइम आ चुका है। हम पन्नू को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। निखिल गुप्ता ने अपने ऊपर वो चीज ले ली है, उसके अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सोल एक्टर्स, सोल स्टेट प्लेयर्स के ऊपर हम देश की इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रम्प ही क्यों ना हो। मैं बार बार यही मेंटेन कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर ये वॉर जो इंडिया के हाथ में नहीं है, बाय द वे इंडिया किसी की भी साइड लेगा, पहली बात इंडिया की पॉलिटिक्स में वो है ही नहीं, तो आपके मेरे बोलने से इंडिया आज की डेट में इसराइल या ईरान का अलाय नहीं बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस वॉर का इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, चाहे इसका आउटकम, मतलब चाहे हमारे हाथ में इसका बढ़ना, इस आग का बढ़ना नहीं लिखा है,
लेकिन इसका जो भी झुलस रहे हैं, इसमें इंडिया का भी एक पार्ट है जो हमारे कॉमन मैन की इन्फ्लेशन पे आ रहा है कि हम्म। हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारे एलपीजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें ऑल्टरनेट्स देखने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि फिर इंडिया को रिन्यूएबल्स की तरफ अब बढ़ना शुरू करना चाहिए। हमारे पास सोलर एनर्जी है, हम कैसे अपनी नेचुरल गैस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, हम कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट ना होके खुद वो टेक्नोलॉजीज हार्नेस कर सकते हैं। हमारे पास सब रिसोर्सेज है शिवी, देश में पैसे की कमी नहीं है। मुझे लगता है इस देश में नियत की कमी है, तो इसीलिए ऐसा कोई डेंजर दोबारा ना आए, वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में हमारे लोग भूखे ना मरे, कोविड वाली सिचुएशन दोबारा ना आए, डिमोनेटाइजेशन वाली नौबत दोबारा ना आए। इसलिए लीडर्स को अभी से ग्रास रूट लेवल से टॉप तक एक चेंज की पहल करनी होगी, एक स्ट्रैटेजिक चेंज जो हम सबके घरों में हमारा फायदा करे, और हम किसी के अधीन ना रहें कि दो लोगों की लड़ाई में हम सफर करें, क्योंकि हमने ना ये लड़ाई स्टार्ट की, ना हम ये लड़ाई खत्म कर सकते हैं, पर इसको सफर करना भी फिर हमारे हिस्से में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है गौरी आप। लेकिन इस पूरे गेम में अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी तो इंडिया फिर भी ठीक चल रहा है, हमारी जितनी भी डिमांड्स है वो मीट हो रही है, हम बहुत प्रॉफिट में नहीं है तो लॉस में भी नहीं है। आगे देखते हैं कि वॉर में क्या होता है। थैंक यू सो मच हमारे शो का पार्ट बनने के लिए। हर बार जब आप आती है तो काफी इंसाइटफुल खबरें लेकर आती है, जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को वॉर के बारे में समझने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।